गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे अबाउट थायराइड ग्लैंड के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे? थायराइड ग्लैंड के बारे में। स्टार्ट करते हैं अबाउट थायराइड ग्लैंड। देखो, आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक का नाम है रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीशन। क्या पढ़ना है? रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीशन। पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हमें? रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन सिक्रीशन। रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। हमने पिछले लेक्चर के अंदर अबाउट T3 T4 बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी। मैं आज आपको और चीज़ें बताऊंगा अबाउट। मैं आज आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आज और बताऊंगा। देखो, देखो क्या होता है। हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है? ध्यान से सुनो। जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है क्या से? हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करता है? थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करता है? थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। इसको हम लिखते हैं TRH। यह TRH जो होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है। कहां पर जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर, आपको पता है, पार्स डिस्चालिस पे जाकर रिलीज करवाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज करवाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करवाता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड के पास जाता है। किसके पास जाता है? थायराइड के पास जाता है। और थायराइड को स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड फॉर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। फॉर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। अब देखो, एक बात यहां पे ध्यान से सुनना। यहां पर एक बात बहुत आराम से ध्यान से सुनना जो मैंने आपको बताना है। देखो, अगर थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, तो यह एक नेगेटिव फीडबैक देता है। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है। और थायराइड के लेवल बहुत ज्यादा अगर हो गया तो वो नेगेटिव फीडबैक देना स्टार्ट कर देता है। किसको? हाइपोथैलेमस को भी। किसको? हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देना स्टार्ट कर देता है। अगर थायराइड का लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो, और आपको पता है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। क्या देते हैं? पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। ठीक है। एक और चीज है, अगर आपका कोल्ड से एक्सपोजर हो गया, किससे? कोल्ड से एक्सपोजर हो गया, बहुत ज्यादा कोल्डी एरिया में अगर आप हो, तो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस बढ़ जाता है। एक्सपोजर टू कोल्ड। कोल्ड का एक्सपोजर बढ़ने के कारण तो आपको पॉजिटिव फीडबैक देता है थायराइड को। ठीक है। कोल्ड जो होता है वो पॉजिटिव फीडबैक देने से थायराइड हार्मोन बढ़ता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। आपके बॉडी में हीट जनरेट होती है, जिससे आपका बॉडी का खाना पचता है और हीट जनरेट करता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स। आज हम पढ़ेंगे अबाउट थायराइड डिसऑर्डर। देखो, मेडिसिन के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लोगों को, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है अबाउट लोकेशन के बारे में। किससे प्रॉब्लम आता है? लोकेशन के बारे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। वह प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व कर देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, आपको हमेशा हमारे बॉडी से रिलेटेड एक ही चीज याद रखनी है। जो चीज स्पाइनल कॉर्ड के इधर है वह डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल और पोस्टीरियर है, और जो हमारे स्टर्नम की तरफ है वह वेंट्रल और एंटीरियर है।
अब इसी बात थायराइड पे करते हैं। देखो थायराइड जो है वो साइड वाइज भी है, इसलिए लैटरली भी है, और थायराइड का जो हेड पोर्शन है वो कौन सा है, हेड पोर्शन टुवर्ड्स स्टर्नम है, इसलिए क्या है थायराइड, वेंट्रल है। इसलिए हम कहते हैं वेंट्रोलेटरली सिचुएटेड है थायराइड। अगर आपसे कोई पूछे पैराथायराइड की लोकेशन, तो पैराथायराइड की लोकेशन कहां होगी, डॉर्सली होगी, डॉर्सल सरफेस पे होगा थायराइड, डॉर्सली होगी। समझ में इतनी बातें? आगे पढ़ते हैं थायराइड डिसऑर्डर्स। देखो थायराइड के डिसऑर्डर पढ़ना है हमें, किसके, थायराइड के डिसऑर्डर्स पढ़ना है हमें। देखो थायराइड के डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म। किसके बारे में सर पढ़ेंगे सबसे ज्यादा, सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले। लिख देता हूं मैं इस बात को, हाइपोथायरॉयडिज्म। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म, जब एक हाइपोथायरॉयडिज्म बड़ों को भी होता है, ऐसा नहीं है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होना। हाइपो का मतलब होता है कम होना, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा होना। अगर थायरॉक्सिन का हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो सबसे बड़े क्यों होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर आपको याद हो तो थायरोग्लोबुलिन से आपका, थायरोग्लोबुलिन से क्या बनता है आपका, थायरोग्लोबुलिन से थायरोइन बनता है, और थायरोइन में 4 आयोडीन ऐड करके T4 बनता है, और 3 आयोडीन ऐड करके T3 बनता है। तो मैं ये चीज कह सकता हूं एक बात को आपको, कि अगर आयोडीन ही नहीं हुआ तो आपका T3 T4 बनेगा ही नहीं। अब किसी की डाइट में अगर आयोडीन की बहुत ज्यादा कमी हो गई तो T3 T4 ही नहीं बनेंगे, तो नेचुरल सी कंडीशन की बात है, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। कई सारे जो माउंटेन एरियाज में रहते हैं, हिली एरियाज में जो रहते हैं, वहां पर आयोडीन की कमी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्लैंट हाई, वहां पे इंक्लाइंड मोशन होता है वाटर का, आयोडीन ठहरता नहीं है। जब आयोडीन ठहरता नहीं है तो वहां के लोगों में ग्वाइटर देखने की संभावना ज्यादा होती है। आयोडीन की कमी से होता है कि थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी के अंदर डिक्रीज कर देता है। जब थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी के अंदर डिक्रीज करता है तो आपके थायराइड ग्लैंड को बार बार ये चीज लगती है कि मेरे अंदर सेल्स कम है जो थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज कर ले, इसीलिए वो अपनी एट्रोफी कर लेता है, अपना साइज बढ़ा लेता है, वो अपना साइज बढ़ा लेता है और सेल्स का नंबर बढ़ा लेता है। क्या करता है? एट्रोफी नहीं, इट्स हाइपरप्लेजिया करता है। क्या करता है? हाइपरप्लेजिया। किसी भी चीज का नंबर बढ़ना विथ रिस्पेक्ट टू, अगर सेल्स के अंदर नंबर बढ़ने के साथ में बढ़ रहा है तो उसको हाइपरप्लेजिया कहेंगे, और सेल का जब साइज बढ़ रहा है तो उसे हम एट्रोफी कहेंगे। सबसे पहला है सिंपल ग्वाइटर। सिंपल ग्वाइटर, और इसे हम कोलॉइड ग्वाइटर भी कहते हैं। आगे देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे लिखवाता हूं, इफ देयर इज deficiency of iodine in food, then thyroid try to absorb more and more iodine, ज्यादा से ज्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा फ्रॉम ब्लड, और साइज बढ़ जाएगा, एंड साइज इंक्रीज। जिसे हम कहते हैं क्या? सिंपल ग्वाइटर। क्या कहते हैं हम जिसे? सिंपल ग्वाइटर। क्या कहते हैं जिसे हम लोग? सिंपल ग्वाइटर। क्या कहते हैं हम लोग जिसे? सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। वेट अ मिनट,
देखो मैंने आपको जस्ट बताया था, जो पर्सन हिली एरियाज में रहते हैं, माउंटेन में रहते हैं, स्लोप पे रहते हैं, वहां पर इंक्लाइंड प्लेन होता है, तो वाटर ठहर नहीं पाता है। जब वाटर ही ठहर नहीं पाएगा तो बहुत वाटर ही ठहर नहीं पाएगा तो आयोडीन नहीं रहेगा। जब आयोडीन नहीं रहता है तो जो हिली एरियाज में रहते हैं वहां पर वो लोग सबसे ज्यादा सिम्टम्स शो करते हैं किसके? एंडेमिक गॉइटर के। लिखते हैं इस पॉइंट को हम लोग। Goiter is found more abundantly in the person who live on mountain slope, because iodine flows along with water. आयोडीन वाटर के साथ में फ्लो कर जाता है। आयोडीन क्या करता है? वाटर के साथ में फ्लो कर जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एंडेमिक गॉइटर। क्या कहते हैं? एंडेमिक गॉइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडेमिक गॉइटर। अब देखो, अब हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ रहे गॉइटर के बाद में। देखो, जो इंसान सी फूड खाता है उसे कभी भी गॉइटर नहीं होता, क्योंकि सी फूड आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन। पर्सन who takes seafood never show symptoms of goiter। goiter के कोई सिम्टम्स शो नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं अबाउट क्रिएटिनिज्म। देखो क्या होता है, कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है, कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर है, प्रेगनेंसी के दौरान जब थायराइड का थायरॉक्सिन का लेवल डिक्रीज कर जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान जब थायरॉक्सिन का लेवल डिक्रीज कर जाता है तो होता यह है उस बच्चे का सीएनएस मैच्योरेशन नहीं हो पाता, उसका बच्चा बहरा बनता है, डॉर्फ बनता है, उसका बच्चे के अंदर वीक मसल्स बनती है, उसके बच्चे के जो मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, उसके बच्चे के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होते, मतलब इन्फेंटाइल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मतलब इन्फेंटाइल सेक्स ऑर्गन का मतलब इन्फेंट की डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि मेल है कि फीमेल है। क्रिएटिनिज्म, देखो क्रिएटिनिज्म के बारे में लिखते हैं हम लोग। क्रिएटिनिज्म, hypothyroidism during pregnancy, hypothyroidism during pregnancy cause defective development maturation of growing baby, leading to stunt growth, mental retardation, low intelligence quotient,
बच्चा इंटेलिजेंट नहीं पैदा होता। लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आई एम सॉरी स्पेलिंग गलत है इंटेलिजेंट की, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। एबनॉर्मल स्किन, आपके एनसीईआरटी जो लिखती है हम वैसा वैसा लिख ले, एबनॉर्मल स्किन एंड डीफ म्यूटिज्म, मतलब बच्चा बहरा होता है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू अ स्टंट ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एबनॉर्मल स्किन एंड डिफ म्यूटिज्म। देखो क्रिटिनिज्म से क्या क्या इफेक्ट होता है, हम लोग ये चीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्रिटिनिज्म से सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ता है, फिजिकल ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ता है। अब फिजिकल ग्रोथ में भी क्या क्या होता है, फिजिकल में भी अगर आपका बाहरी स्केलेटल ग्रोथ कैसी हो रही है, आपकी मस्कुलर ग्रोथ कैसी हो रही है, आपकी विसरल ग्रोथ कैसी हो रही है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम लोग कि फिजिकल ग्रोथ में सबसे पहला चीज क्या होता है, स्केलेटल ग्रोथ कैसी हो रही है, मस्कुलर ग्रोथ कैसी हो रही है, विसरल ग्रोथ कैसी हो रही है, स्केलेटल ग्रोथ कैसी हो रही है, मस्कुलर ग्रोथ कैसी हो रही है, एंड आपका विसरल ग्रोथ कैसी हो रही है। देखो बाहर की हड्डियां कैसी बन रही हैं, तो अगर मैं बात करूं बच्चे की जो स्केलेटल ग्रोथ होती है वो हड्डियों का साइज बहुत छोटा रहता है, बच्चा जो है उसकी हाइट हमेशा छोटी रहती है, डॉर्फ। बच्चे का मसल्स जो होते हैं वो वीक मसल्स बनती है। विसरल में नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता विसरल में। मेंटली बात करें, फिजिकल की तो हो गई, मेंटली अगर हम बात करें, मेंटली क्या होता है, बच्चा रिटार्डेड, बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है। इस रिटार्डेड को इडियोसी कहते हैं। मेडिसिन में ऐसे बच्चे को इडियोसी कहते हैं और इम्सैलिटी कहते हैं। इम्सैलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, इम्सैलिटी और इडियोसी कहते हैं। सेक्सुअल पे क्या फर्क पड़ता है, सेक्सुअल पे होता है कि उसका इन्फेंटाइल सेक्स ऑर्गन बनते हैं। सेक्सुअल में ये होगा कि कोई सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलप कैरेक्टर नहीं बनेंगे, नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, मतलब एक्सट्रेंज जेनाइटिलिया प्रॉपर डेवलप्ड नहीं होगा। ठीक है, अब आते केरेटिनिज्म हो गया। नेक्स्ट पढ़ते थायराइड मिक्सोइडेमा। हमने पढ़ा कि एक तो हमने गॉइटर पढ़ा, अब हम पढ़ते थायराइड मिक्सोइडेमा के बारे में। थायराइड मिक्सोइडेमा, ये अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब अभी तक हम लोग थायराइड की हाइपोसिक्रीशन की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, थायराइड की हाइपोसिक्रीशन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें थायराइड मिक्सोइडेमा के बारे में, तो एडल्ट के अंदर, इन एडल्ट, थायराइड मिक्सोइडेमा किसमें होता है, एडल्ट में होता है। अगर हम बात करें तो थायराइड मिक्सोइडेमा क्या होता है, इन एडल्ट, एडल्ट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर होता क्या है, इन एडल्ट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसको कहते हैं। अब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो भाई होगा क्या, हमेशा वीकनेस लगी रहेगी। ठीक है, एनीमिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं,
वुमेन के अंदर एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ठीक है ना। इन एडल्ट वुमेन के अंदर क्या होता है, इन एडल्ट वुमेन के अंदर एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इंसान मैन के अंदर सबसे बड़ी बात होती है ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, अच्छा नहीं लगता उसको, गुड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। इस थायराइड मिक्सोडेमा को एक और नाम दे रहे थे, इसको बोलते हैं गर्ल्स डिसऑर्डर। क्या कहते हैं इसे हम लोग, गर्ल्स डिसऑर्डर, गर्ल्स डिसऑर्डर। आगे पढ़ते हैं अबाउट, हम लोग आगे पढ़ते हैं अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। ये तो था हाइपोथायरॉयडिज्म, अब हम पढ़ते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या पढ़ते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। वेट अ मिनट, राइटिंग का बहुत इश्यू आ रहा है मेरे साथ आजकल। क्या पढ़ते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। सो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, देखो हाइपरथायरॉयडिज्म में सबसे बड़ी चीज जो होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों हो जाए, क्योंकि कैंसर बन जाए थायराइड, क्या हो जाए, एक तो थायराइड कैंसर हो जाए जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। एक होता है भैया, है ना, एक होता है, ये हमने पढ़ा था अबाउट ग्वाइटर। एक होता है ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज होती है जिसमें थायराइड के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखो ग्रेव डिजीज और थायराइड कैंसर में मतलब क्या है, ग्रेव डिजीज में थायराइड के अंदर जो सेल्स का नंबर है वो सेम रहता है, लेकिन थायराइड कैंसर में सेल्स के नंबर बढ़ जाता है, इसीलिए T3 T4 का लेवल बढ़ता है। लेकिन ग्रेव डिजीज में थायराइड नंबर ऑफ सेल्स सेम रहते हैं, लेकिन सेल्स ज्यादा सिक्रीट कर रहे होते हैं T3 T4। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं अबाउट ग्रेव डिजीज को, कहते हैं एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। एक और बात समझो कि इसमें एक तो बड़ी चीज सबसे जो कैरेक्टरिस्टिक बात यह होती है कि इंसान का जो मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है BMR वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इंसान की क्या होती है, लीन फिजिक हो जाती है, लीन फिजिक। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ये होता है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। इस डिजीज को पहचानने के लिए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट भी होता है। ठीक है, समझ में यहां तक बातें। अब हम जो समझते हैं अबाउट सबसे बड़ी सेल के बारे में, जिसको हम बोल रहे थे अबाउट सी सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स के बारे में। क्या बोल रहे थे, सी सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स के बारे में। पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल ये पढ़ना है हमें अब। पैराफॉलिकुलर सेल जिसका एक और नाम होता है सी सेल। क्या होता है, सी सेल। देखो पैराफॉलिकुलर सेल की अगर हम बात करें तो ये थायराइड के अंदर एम्बेडेड होता है, थायराइड के डॉर्सल सरफेस में एम्बेडेड होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है
These are remain embedded in dorsal surface of thyroid gland. अब मेरे को थायराइड ग्लैंड का डॉर्सल सरफेस समझाने की जरूरत नहीं है, मैं समझा चुका हूं. ये क्या होते हैं, ये टू इन पेयर होते हैं. इसके क्या होते हैं, दो पेयर होते हैं. एक अपर डॉर्सल सरफेस पे होते हैं और एक लोअर डॉर्सल सरफेस पर होते हैं. ये है, एक अपर डॉर्सल सरफेस पे होते हैं और एक लोअर डॉर्सल सरफेस पे होते हैं. ये रहे, ये दो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ये दो पेयर. अपर, इसको मैं लिखता हूं ऐसे, अपर पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ अपर सी सेल एंड लोअर सी सेल. ठीक है, यूसीएलसी से हमने रिप्रेजेंट किया है इसको. आगे पढ़ते हैं. अबाउट करता क्या है, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है. ये केवल एक हार्मोन सिक्रीट करता है. उस हार्मोन का नाम होता है पैराथार्मोन, कॉलिप्स हार्मोन और सी हार्मोन. क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट करता है एक पेप्टाइड हार्मोन. कौन सा हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन. अगर आपको याद हो तो मैंने हार्मोन का क्लासिफिकेशन बताया था. अगर आपको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, पैराथार्मोन और कॉलिप्स हार्मोन. मैं हार्मोन के क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूं. हार्मोन को हमने क्लासिफाई किया था दो पार्ट में. अगर आपको याद हो तो शॉर्ट पेप्टाइड, तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जो मैंने आपको एक होता प्रोटीन ही आपको मैंने बताया था. एक तो शॉर्ट अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन जो थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन होता है. ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अमीनो एसिड. एक आपको शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन मैंने आपको बताया था जो सभी के सभी कहां से रिलीज होता है, तो पार्स नर्वोसा और पार्स इंटरमीडिया से. एमएसएच, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन बताया था मैंने आपको. लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन में मैंने आपको बताया था पैराथायरॉयड हार्मोन, इंसुलिन, थायरोक्लाइसिटोनिन, एसीटीएच, कॉर्टिकोट्रोपिन, स्टीरोन, आपको सभी बताया था मैंने. ठीक है, तो अगर हम बात करें करता क्या है, देखो आप एक टॉपिक लिखो सबसे पहले. इसके पहले एक सबसे पहले टॉपिक लिखो, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करके. कैल्शियम मेटाबॉलिज्म करके एक टॉपिक लिखो आप सबसे पहले. सबको समझ में आएगा ये टॉपिक. ऐसा है, कैल्शियम का हमें, देखो कैल्शियम आपसे अगर पूछे कि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कौन करता है, कैल्शियम का होम्योस्टेसिस मेंटेन कौन करता है. कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वी कैन से कैल्शियम का होम्योस्टेसिस होता है. क्यों, क्योंकि कैल्शियम टूटता बनता थोड़ी है. कैल्शियम तो जैसा है वैसे ही रहता है, इसलिए हम कैल्शियम का होम्योस्टेसिस कहते हैं. कैल्शियम का होम्योस्टेसिस. सो कैल्शियम का जो होम्योस्टेसिस होता है वो तीन हार्मोन होते हैं, तीन चीजें करती है. पैराथार्मोन, जिसको हम कैल्सीट्रोनिन भी कहते हैं. वेट अ मिनट. मैंने गलत लिख दिया, पैराथार्मोन नहीं बोलते, सॉरी. एक काम करो, पूरा मिटा दो इसको, इसे पूरा मिटा देना. आई एम सॉरी, मैंने गलत चीज कर दी है, मिटा देना इसको पूरा, एज इट इज मिटा दो. लिखो सबसे पहले पैराफॉलिकुलर, सबसे पहले लिखो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. सबसे पहले हमें कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म समझना पड़ेगा. कैल्शियम का होम्योस्टेसिस, सॉरी, कैल्शियम का होम्योस्टेसिस समझना पड़ेगा. देखो कैल्शियम होम्योस्टेसिस क्या होता है, कैल्शियम को तीन चीजें, थायरोकैल्सिट्रोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन D3, ये तीन लोग मेंटेन करते हैं. कौन कौन, तीन लोग मेंटेन करते हैं, तीन चीजें. कौन कौन मेंटेन करते हैं, तीन लोग मेंटेन करते हैं. एक होता है थायरोकैल्सिट्रोनिन, कॉलिप्स हार्मोन एंड आपका विटामिन D3. ये दो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे.
हमें विटामिन D3 के बारे में पढ़ना है। देखो, विटामिन D3 इज नॉट इन योर नीट सिलेबस, बट हम पढ़ेंगे इसको। देखो, विटामिन D3 कैल्शियम के होम्योस्टेसिस को कैसे मेंटेन करता है, एक पिक्चर देखना आप लोग। सबसे पहले मैं आपको 3 फोटोज बताऊंगा, उस तीनों फोटोज से आपको समझ में आ जाएगा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के बारे में, कैल्शियम होम्योस्टेसिस के बारे में। कि आखिर देखो, मैं आपको वही बता रहा था, आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना। सबसे पहले बात ध्यान से सुनो, आपके स्किन के अंदर आपके, ये इसने आधा चार्ट बताया, बस आपको ये समझना है विटामिन D3 का क्या रोल होता है। मैं बताऊंगा आपको, 2 मिनट रुकना, बस समझाता हूं। विटामिन डी जो होता है वो लिवर के पास जाता है, लिवर के पास जाके वो कन्वर्ट, लिवर के पास जाता है और लिवर उसको कन्वर्ट करता है को कैल्सीड्रायोल के अंदर। किसके अंदर? कैल्सीड्रायोल के अंदर कन्वर्ट करता है। कैल्सीड्रायोल क्या होता है? कैल्सीड्रायोल होता है 1,2,5-OH-D को हम कहते हैं कैल्सीट्रायोल। मेडिसिन के अंदर बहुत ही 2,5-OH को कहते हैं, 2,5-OH-D को कहते हैं कैल्सीड्रायोल। किडनी के पास जाता है। अब क्या करता है ये कैल्सीड्रायोल? कैल्सीट्रायोल किडनी को बोलता है भैया कैल्सीट्रायोल को रिलीज करवाओ, और एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम को कहता है डिक्रीज कर देता है, कैल्सीट्रायोल से रिलीज करता है। यह कैल्सीट्रायोल जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, जिससे सीरम के अंदर कैल्शियम बढ़ जाता है। अब सवाल आता है इसमें विटामिन D3 का रोल क्या आया। विटामिन D3 का रोल जो है, विटामिन D3 इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। देखो क्या है ये समझना अपना, ये नहीं, ये वाला, दिस के बारे में, इसके बारे में समझना आपने। देखो, हमारे जो स्किन है, हमारे स्किन के अंदर 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है। क्या होता है? 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है। ये 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल UVB के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है प्री-डी के अंदर। इसका आइसोमराइजेशन होकर विटामिन D3 बनता है। विटामिन D3 को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको कहते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं विटामिन D3 को? कोले कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल। कोले कैल्सी विटामिन D3 जो होता है, विटामिन D3 लिवर के पास जाता है विटामिन D3 लिवर के पास जाता है, और यह विटामिन D3 जो होता है एक्चुअली विटामिन डी लिखते हैं लेकिन विटामिन D3 होता है। विटामिन डी लिवर के पास जाता है, टू कैल्सीड्रायोल रिलीज कराता है। ये क्या कहता है? कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। ये फॉस्फेट का एक्सक्रीशन, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन क्या है बताता हूं। किडनी से, और किडनी जो होती है वो फिर इसको रिलीज करती है कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल में एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और फॉस्फोरस को और कैल्शियम दोनों का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। किसका? फॉस्फोरस और कैल्शियम दोनों का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर। अब यह कैल्सीट्रायोल क्या करता है? हमारी ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जो बोन डिसॉल्विंग सेल होती है, उसके साथ जुड़ता है और क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर आपने विटामिन D2 और D3 भी लिया हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। समझ में ये बात क्लियर है? आखिर ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें, क्या जरूरत ऐसी आन पड़ी हमें कि हमें कैल्शियम के होम्योस्टेसिस करना पड़ा? सबसे बड़ी बात यह है कैल्शियम नर्व इंपल्स कंडक्शन। अगर कैल्शियम ब्लड के अंदर लो रहेगा, आपका एसिड नोड काम ही नहीं कर पाएगा, आपका हार्ट काम नहीं कर पाएगा, आपका नर्व इंपल्स कंडक्शन नहीं रहेगा, सेल्स की प्रॉपर परमिएबिलिटी नहीं रहेगी, आपका ब्लड का कोएगुलेशन नहीं होगा, बोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ओवा के। सो इंपॉर्टेंस क्या है कैल्शियम की? कैल्शियम की क्या इंपॉर्टेंस है भैया? कैल्शियम की इंपॉर्टेंस यह है कि आपका प्रॉपर परमिएबिलिटी देता है सेल को, प्रॉपर परमिएबिलिटी ऑफ सेल।
और क्या करता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, और क्या करता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन आपका हार्ट बीट को, आपका ऐसे नोड में कैल्शियम डीपोलराइजेशन होता है, ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड का कोएगुलेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, ठीक है। इसीलिए हमें कैल्शियम के मेंटेन करना पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर ये कौन कौन, हमने पढ़ा विटामिन D3 के बारे में, अब हमें पढ़ना है अबाउट थायरोकैल्सिट्रोनिन के बारे में और पैराथ हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डालना थायरोकैल्सिट्रोनिन। थायरोकैल्सिट्रोनिन, देखो थायरोकैल्सिट्रोनिन को कहते हैं कैल्सिट्रोनिन। देखो एक बात बहुत ध्यान से समझना, एक बात बहुत ध्यान से एक चीज को समझना है आपको कि ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगी। देखो नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक के बारे में अगर हम समझाएं, सो पैराथायरॉयड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज रिलीज होता है, वो पॉजिटिव फीडबैक देता है, किडनी को पॉजिटिव फीडबैक देता है कि भाई कैल्सीट्रोनिन रिलीज, कैल्सीट्रायोल रिलीज करो। और जबकि कैल्सीट्रायोल पैराथायरॉयड हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देता है कि भैया, नेगेटिव फीडबैक देता है कि भैया पैराथायरॉयड हार्मोन थायरोकैल्सिट्रोनिन का रिलीजमेंट कम कर रहा हो। ऐसा क्यों? थायरोकैल्सिट्रोनिन किससे रिलीज होता है? रिलीज होता है आपके सी सेल से, सी सेल से रिलीज होता है। सी सेल को क्या कहते हैं? पैरा फॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं। सी सेल किससे रिलीज होता है? ये सी सेल से रिलीज, फॉलिकुलर सेल से रिलीज होता है। अगर हम बात करें इसका रोल क्या है, ये आपको एक चीज याद रखनी है, आपको एक चीज याद रखनी है। क्या? जहां भी कैल्शियम बढ़ेगा वहां फॉस्फेट घट जाएगा, जहां भी कैल्शियम बढ़ेगा वहां फॉस्फेट बढ़ जाएगा। ये क्या करता है? ये ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल घटाता है, डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। अब ब्लड कैल्शियम लेवल कैसे घटाएगा? ब्लड कैल्शियम लेवल को घटाने के लिए क्या करता है ये? सबसे पहले एक्सक्रीशन बढ़ा देता है कैल्शियम का। क्या बढ़ा देता है? कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है, कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। और क्या करता है ये? क्या करता है? कैल्शियम को बोन के अंदर डिसॉल्वमेंट करता है। और क्या करता है? क्या करता है? डिक्रीज करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन, बोन के डिस्ट्रक्शन को कम करता है, मतलब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करता है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल बॉन्ड डिसॉल्विंग सेल, तो बोन को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम का लेवल को बढ़ाता है। कैल्शियम का लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या करता है? कम करता है, डिक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है।
ये हार्मोन जो होता है एंटागोनिस्टिक होता है, किसके? कोलेप्स हार्मोन के एंटागोनिस्टिक होता है। अगर हम बात करें अब, अगर हम बात करें तो अब हम करते हैं किसके बारे में बात? अब हम पढ़ते हैं थायरोकैल्सिटोनिन की बात कर ली हमने, अब हमें बात करनी है कोलेप्स हार्मोन की। कोलेप्स हार्मोन की किसके? कोलेप्स हार्मोन की। सो कोलेप्स हार्मोन जो होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है। हेडिंग डालेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है। इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। क्या होता है? एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है। देखो, ये हार्मोन सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है? ये हार्मोन हो इस क्या कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ये एक कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है ये बताओ? ये हार्मोन लॉन्ग पेप ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये चीज बताई थी। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? शॉर्ट पेप्टाइड की लॉन्ग पेप्टाइड? ये लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट, क्योंकि शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन तो मैंने आपको बताया था एंटीरियर पार्ट्स नर्वोसा और पार्ट्स इंटरमीडिया है, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव आपको बाकी सब बताएंगे। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, आपको तीन हार्मोन बताए थे केवल अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अगर हम बात करें ये करता क्या है, इसको हम लोग कहते हैं कोलेप्स, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं कोलेप्स हार्मोन। क्या कहते हैं? कोलेप्स हार्मोन। ऑल्सो कॉल्ड कोलेप्स हार्मोन। वेट अ मिनट, क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड कोलेप्स हार्मोन। कोलेप्स हार्मोन भी कहते हैं हम इसे। इसका क्या रोल है? ये एंटागोनिस्टिक है किसके? थायरोकैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्टिक है। ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। कैसे? कैसे ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा लेता है इन नेफ्रॉन। ठीक है, ये कहां पे हो रहा है? नेफ्रॉन की बात चल रही है, ये सब नेफ्रॉन की बात चल रही है सब। और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है, फॉस्फेट का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है इन नेफ्रॉन। और क्या करता है? इंक्रीज करता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, इंक्रीजेस ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को। इसीलिए क्या करते हैं? बोन को डिसॉल्व करता है। क्या करता है? बोन को डिसॉल्व करता है। बोन को डिसॉल्व करता है। क्या करता है? बोन को डिसॉल्व करता है। बोन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को। बोन अगर देखो ध्यान से सुनो, लेट सपोज आपकी ये एक बोन है, ये आपकी बोन है। ये बोन अगर लेट सपोज आपकी ऐसी बोन है, ये यहां से इसका बोन ऐसी हो गई। अब बोन का क्या हो गया? बोन का एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, इसको कहते हैं माउल्ड, कहते हैं बोन का। क्या कहते हैं? माउल्ड। अब बोन को हमें माउल्डिंग करना पड़ेगी। क्या होती है? बोन की माउल्डिंग करता है। बोन की माउल्डिंग कौन करता है? बोन की माउल्डिंग करता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल करता है, और बोन की माउल्डिंग करके बोन को बना देता है वापस कैसा? ऐसा।
नेचुरल शेप में लाना, किसी भी चीज को उसके नेचुरल शेप में लाना उसको माउल्डिंग कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम एक पॉइंट लिखते हैं, थायरोकेल्सिट्रोनिन एंड कॉलिप्स हार्मोन आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। थायरोकेल्सिट्रोनिन एंड पैराथार्मोन आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, ठीक है। समझ में नहीं बातें? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।